92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बसंत राज सिंह की लिखी कहानी चरण पादुका। पड़ोस में रहने वाले पवन भैया की 3.5 साल की बेटी परी के सीटी वाले जूतों की आवाज गूंज रही थी। बिना एक भी नागा किए सप्ताह के 7 दिन उसके जूते सुबह 5 बजे से ही किसी अलार्म की तरह बजने लगते हैं। नींद उचट गई थी, सो दोबारा सोने की कोशिश करने के बजाय मैं पढ़ने बैठ गया। मैं ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जनरल कंपटीशन मसलन बैंकिंग, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा हूं। सुबह सुबह यूं बेमन 5 बजे उठ जाने के अगले 1 घंटे तक ऊँघते तन मन और झपकती पलकों से पढ़ते हुए जब सामने रखे किताब के शब्द तक समझ नहीं आते, मन परी को कोसता रहता। ये बच्चे भी ना, जब पढ़ना नहीं है तो जल्दी जग जाते हैं, जब जरूरत होगी जगने की तब नहीं जगेंगे, और अगर जग भी गए तो सीटी वाले जूते पहन के मॉर्निंग वॉक करने की क्या जरूरत है इनको। परी के जूते को कोसते हुए दिल इत्मीनान से एक झपकी मार लेने की ख्वाहिश में था तो दिमाग सामने रखी किताब में लिखे सवाल समझने की कोशिश कर रहा था। अगर क ख की मां है, ग क की पुत्री है और घ ग का पति है, तो घ और ख का आपस में क्या रिश्ता है? झुन्नू, पूजा के लिए फूल तोड़ दे। ये रिश्ते में मेरे पिताजी मेरे पिताजी की आवाज थी। पिताजी, मैं पढ़ रहा हूं, मैंने जवाब दिया। बेटा, पढ़ाई के साथ साथ भगवान की सेवा भी जरूरी है, उनकी प्रसन्नता हुई तो सफलता जरूर मिलेगी, पिताजी ने कहा। मैंने घ और ख के रिश्ते को छोड़ के फूल तोड़ने हेतु पढ़ाई बंद कर दी। लगभग हर रोज यही होता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्योदय तक अपने कमरे में स्टडी टेबल पे ऊँघता रहता हूँ और अंततः जब पूरी तरह जग के पढ़ने की स्थिति में आता हूँ तब तक फूल तोड़ने का वक्त हो जाता है। फूल तोड़ के पूजा घर में रखे ही थे कि पिताजी ने कहा, झुन्नू बेटे, मैं अपना चश्मा कल शाम पवन के यहाँ बुलाया था, ला दे। पवन भैया अपने घर में दिख नहीं रहे थे और शायद परी के जूते की चूं चूं की वजह से किचन में भाभी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। सो पवन भैया के इंतजार में मैं उनके बैठक खाने में बैठ गया। सामने टेबल पे एक मैगजीन थी। वक्त गुजारने के लिए उसको पलटने लगा। एक महिला पत्रिका थी। दिलचस्पी बढ़ी और मैं गौर से पढ़ने लगा। पुरुषों के व्यक्तित्व का पता उनके जूते से चलता है। जितने साफ और चमकदार जूते उतना उज्जवल व्यक्तित्व। उस महिला मैगजीन में पुरुषों के व्यक्तित्व को पहचानने का यह नुस्खा पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे मुझे किसी खजाने का राज मालूम पड़ गया है। पिताजी का चश्मा लेने के बाद मैंने अपना जूता निकाल के धूप में रखा और बेहतर चमक के लिए नई लिक्विड पॉलिश खरीद लाया। एक बार हार्ड ब्रश, एक बार सॉफ्ट ब्रश, यूं बारी बारी अच्छे से जूते को रगड़ने के बाद उसमें आई नई सी चमक को देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान तैर गई। अब मेरे व्यक्तित्व में भी एक नई चमक जो आ गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी चरण पादुका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, झुन्नू ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है। रोज सुबह पड़ोस के पवन भैया की 3.5 साल की बेटी परी के सीटी वाले जूते की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और वो फिर सूर्योदय तक ऊँघते हुए पढ़ने की कोशिश करता है। एक महिला पत्रिका के अनुसार पुरुषों का व्यक्तित्व उनके जूते की चमक से परखा जाता है। ये बात झुन्नू के मन में गहरे समा जाती है और वो इस पे अमल शुरू कर देता है। अब आगे। चमकते जूते को पहन के चेहरे पे नए व्यक्तित्व की मुस्कान ओढ़े दिन ढले मैं कॉलेज से लौट रहा था। सिटी बस में भीड़ थी, सो बैठने को सीट नहीं मिली। मेरे पास खड़े एक अंकल शायद अपने ही ऑफिस के एक नौजवान कलीग से बात कर रहे थे।
बात क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे। तुम क्या कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तभी अचानक ब्रेक लगने से मेरे जूते पे उपदेश वाले अंकल का पैर पड़ गया। ये पैर मेरे जूते पे नहीं, मेरे व्यक्तित्व पे पड़े थे। मैंने लगभग चीखते हुए कहा, अंकल अभी आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, अपना पैर संभालिए प्लीज। और फिर अपना पैर घुमा के दूसरे पैर की पैंट में पीछे से जूते को पोंछ के मैंने अपने व्यक्तित्व पे लगे दाग को साफ कर लिया। घर पहुंचा तो देखा पवन भैया पिताजी से बातें कर रहे हैं। पवन भैया जब करियर में कुछ खास नहीं कर पाए तो कहीं से एलएलबी की डिग्री का जुगाड़ करके वकालत करने लगे। इन दिनों भाभी के कहने पे वो भी मेरी तरह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करने में लगे हैं। मेरे घर में दाखिल होते ही पवन भैया बोले, जुन्नू यार एक स्मार्टफोन लेना है, कचहरी में सब आजकल व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, कोई मैसेज ही नहीं करता। पवन भैया ही नहीं, आस पड़ोस के और भी लोग जो मुझको जानते हैं इस प्रकार की मदद के लिए मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि मैं कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले रिसर्च करता हूं। अब इसी बात को ले लीजिए, मैं जहां ट्यूशन देने जाता हूं, जहां मैं 2 5वीं क्लास के बच्चों को साइंस विषयों पर ट्यूशन पढ़ाता हूं। दरअसल पिताजी के अनुसार किसी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जरूरत होती है, इसलिए फॉर्म भरने, परीक्षा देने जाने आने वगैरह के खर्च के लिए मैं 2 ट्यूशन पढ़ा लेता हूं। तो जहां मैं ट्यूशन देने जाता हूं उस 5वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए भी एक जिम्मेदारी उसके माँ बाप ने मुझे ये सौंप दी है कि 5वीं के बाद 6ठी में नामांकन के लिए सैनिक स्कूल ठीक रहेगा या नेतरहाट या दून स्कूल, या फिर बेस मजबूत हो और भविष्य में कोई संदेह ना रहे इसलिए अभी से कोई आईआईटी की कोचिंग दे दी जाए क्या। अब इसके निष्कर्ष के लिए मुझको उन स्कूलों और कोचिंग से लेके बच्चे के मानसिक लेवल तक का अध्ययन करना पड़ेगा, मतलब वही रिसर्च। मैंने वकील भैया से कहा, भैया स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको 2-3 दिन बाद बताता हूं। हाँ जुन्नू जरा बढ़िया से देख लेना, वो रैम वैम वगैरह जो भी होता है। पवन भैया को बीच में ही टोकते हुए मैंने कहा, भैया जुन्नू नहीं दिलीप, और निश्चिंत रहिए आपने मुझे कहा है ना। अरे जुन्नू, पवन भैया के बोलने से पहले मैंने उनकी तरफ देखा। दिलीप, पवन भैया ने खुद को सही करते हुए आगे कहा, यार मुझे तेरे जूते चाहिए, वो एग्जाम देने दिल्ली जाना है ना। अब इनको कैसे समझाऊं कि जूते किसी के व्यक्तित्व की पहचान होती है और हर किसी को अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए, मतलब हर किसी को अपना जूता रखना चाहिए ना। दिलीप तू तो मेरी असली हालत जानता ही है, वकालत में कितनी आमदनी है तुझसे कुछ छुपा नहीं है, आजकल मुजरिम से ज्यादा वकील हैं। पवन भैया ने जरा इमोशनल होते हुए कहा। लेकिन क्या आपको मेरे जूते आएंगे? मैंने पूछा। पवन भैया को उम्मीद थी कि मैं ये सवाल करूंगा, क्योंकि वकालत के तजुर्बे की वजह से सामने वाले के सवाल को भांपने और उसके जवाब के लिए मुस्तैद रहना उनकी आदत थी। अरे कोई नहीं, 1-2 नंबर तो एडजस्ट कर ही लेता हूं। गए मेरे आलीशान जूते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी चरण पादुका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जुन्नू ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है। किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले रिसर्च उसकी आदत है। एक महिला पत्रिका के अनुसार पुरुषों का व्यक्तित्व उनके जूते की चमक से परखा जाता है। ये बात जानने के बाद जुन्नू उर्फ दिलीप हर पल अपने जूते की चमक बरकरार रखने की कोशिश में जुटा रहता है। एक दिन पवन भैया एक एग्जाम के सिलसिले में जुन्नू से उसका जूता मांग लेते हैं। अब आगे। मन मसोस के बुझे दिल से पवन भैया को अपने जूते इन हिदायतों के साथ दिए कि भैया आप इसको जूता नहीं बल्कि मुझे ही समझ के इसकी हिफाजत और ख्याल करेंगे। पक्का जुन्नू, वकील भैया ने जूते का डब्बा अपनी कांख के नीचे दबाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़े। तब तक अपनी गोद में बैठी 3.5 साल की बेटी परी को नीचे उतार के उसको चलने का इशारा किया। चूं 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 परी अपने जूतों के साथ पवन भैया के आगे आगे लड़खड़ाते हुए चलने लगी। भैया आप दिन भर परी को ये सीटी वाले जूते क्यों पहनाए रखते हैं? मैंने लगभग चिढ़ते हुए कहा। बरखुरदार, ये सवाल तुम अपनी भाभी से पूछना, उनका वश चले ना तो मुझको भी ऐसे सीटी वाले जूते पहना दे। पवन भैया ने हंसते हुए जवाब दिया। 3 दिनों तक परी के जूतों की चूं चूं की आवाज से मुझको अपने जूते की याद आती रही।
चौथे दिन परी के जूते की हर पल तेज हो रही आवाज से खिड़की से झांक के देखा तो पाया कि पवन भैया मेरे घर की ही तरफ आ रहे थे और परी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। पवन भैया के पहुंचने से पहले ही मैं अपने गेट पे उनके स्वागत के लिए पहुंच चुका था। वैसे इंतजार और उत्कंठा तो मुझको अपने जूते की एक झलक पाने के लिए थी। पवन भैया आके इत्मीनान से बैठने के पहले एग्जाम अच्छा जाने की खुशी बांटते हुए बोले, अरे बहुत आसान सवाल थे। अरे रीजनिंग में तो 20% सवाल वो रिश्ता बताने वाले थे। तुमको भी अप्लाई करना चाहिए था जुन्नू। इस बार मेरा रिजल्ट तो पक्का आएगा। अरे वैसे भी शनिचर उतर जाने से विश्वास यकीन में बदल गया है। मेरी दिलचस्पी न तो शुक्र में थी न ही शनिचर में। सो मैंने बिना समय गंवाए पूछा, भैया जूते नहीं दिख रहे? जुन्नू, दिलीप, जूते तो चोरी हो गए यार। जूते चोरी हो गए? क्यों? मैं ये पूछ के अब भी पवन भैया के कहे पे यकीन करने की कोशिश कर रहा था। अरे क्यों का क्या मतलब होता है? पवन भैया ने मुझको झिड़कते हुए कहा। फिर जरा संयत होके बोले, तुम्हें पता है ना जूते चोरी हो जाना शुभ होता है। इसका मतलब है शनिचर उतर गया और सफलता बस मिलने ही वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जूते खोने के कारण दुखी हूं या पवन भैया की शनिचर उतरने से खुश। दिलीप यार, मैं धीरे धीरे तेरे जूते के पैसे दे दूंगा। ऐसा बोल के पवन भैया अपनी बेटी परी के साथ चले गए। परी के जूते की चूं 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 दिल में मेरे जूते की टीस जगाती रही। क्या सचमुच जूते चोरी हो जाना शुभ होते हैं? ऐसे में जूते तो मेरे थे, मतलब शुभ भी मेरे लिए होगा। मामला जरा तकनीकी था, लेकिन फिर भी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी चरण पादुका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक महिला पत्रिका के अनुसार पुरुषों का व्यक्तित्व उनके जूते की चमक से परखा जाता है। यह बात जानने के बाद जुन्नू उर्फ दिलीप अपने जूते की चमक बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एग्जाम के सिलसिले में पवन भैया को बुझे दिल से जूता देने के बाद जुन्नू को बेसब्री से जूते के वापस आने का इंतजार रहता है, लेकिन वापसी के बजाय पवन भैया से जुन्नू के जूते खो जाने की खबर मिलती है। साथ ही यह भी पता चलता है कि जूते चोरी हो जाना शुभ होता है। अब आगे। जूतों के बिना इंसान अधूरा होता है। सो मैं अपना अधूरापन खत्म करने के लिए नए जूते खरीदने की योजना बनाने लगा। इस बार मैं अच्छे ब्रांडेड शूज खरीदना चाह रहा था, जिससे कि मेरे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएं। ट्यूशन से जितने पैसे जोड़े थे उन सबको मिलाने पर भी शायद पैसे कम पड़ते, सो मैंने पिताजी से कुछ पैसे मांगने का इरादा किया। कितने पैसे चाहिए? पिताजी ने पूछा। जी 2000, बाकी है कुछ मेरे पास। मैंने कहा। क्या करोगे इतने पैसे का? पिताजी ने दोबारा पूछा। जी जूते लेने हैं। मुझसे ये सुनते ही पिताजी एक क्षण गंवाए बिना बोले, 2000 और बाकी कुछ तुम्हारे पास हैं और ये सब मिला के तुम जूते खरीदोगे? उनको पैरों में पहनना है कि सर पे? आप नहीं समझेंगे, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। मैं बुदबुदाया। क्या नहीं समझूंगा? पिताजी ने मेरी बुदबुदाहट सुन ली थी। अपने गांव से 2 मील दूर पैदल चल के स्कूल जाता था मैं। तब जूते तो दूर, चप्पल भी अमीरी की निशानी थी। मई जून की तीखी गर्मी में जब नंगे पांव जलने लगते थे ना, तब मैं और मेरे कुछ साथी केले के पौधे के तने का छिलका निकाल के पैरों से लपेट के बांध लेते थे। पांव की सुरक्षा, बस इतनी जरूरत होती है जूते की। हर बात पे अपनी एक आपबीती सुनाने वाले पिताजी एक सांस में अपने बचपन की कहानी खत्म करके ही रुके। मेरे स्टूडेंट के स्कूल में फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पे अगले हफ्ते पेरेंट्स टीचर डिबेट मीट है, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो उस दरमियान शहर से बाहर होंगे, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का मैं एज गार्जियन पार्टिसिपेट करूं। तो क्या मैं वहां भी केले के पौधे के तने का छिलका पैरों में लपेट के जाऊं? मैंने पिताजी से बेरुखी से कहा। तुम आज के बच्चे समझते कम हो, बहसते ज्यादा हो। चीजों की सार्थकता, मूल्य, महत्व उसकी उपयोगिता से तय होनी चाहिए, उसके तामझाम या बाहरी आडंबर से थोड़ी। अरे 2000 रुपए और बाकी के तुम्हारे पास वाले पैसे भी, और ये सब मिला के खरीदे गए जूते पहन के अगर तुम उड़ सकोगे तब मैं 2000 दे सकता हूं, वरना नहीं। पिताजी ने अपना फैसला साफ साफ सुना दिया था, लेकिन जूते तो खरीद नहीं थे।
मैंने 2 महीने की ट्यूशन की एडवांस फीस ले ली। कुछ पैसे तो जमा ही थे, बाकी पवन भैया भी देने वाले थे, सो पैसों की चिंता तो जरा कम हुई। अब मुख्य बात यह थी कि कैसे जूते लिए जाएं। इसके लिए व्यापक रिसर्च की जरूरत थी। मैं कोई पुराने अखबार और पत्रिका ढूंढ रहा था जिसमें जूतों पे कोई आर्टिकल लिखा हो। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। देखा पवन भैया खड़े हैं और परी उनकी गोद में है। परी को अपनी गोद में लेने की कोशिश करते हुए मैं बोला, अरे परी, आज तुम जूते को चूं चूं करती नहीं आई? और साथ ही पवन भैया से कहा, अंदर तो आई भैया। अरे नहीं झुन्नू, जब से इसके जूते की सीटी निकल के गिर गई ना, तब से चलना ही नहीं चाह रही है। जरा आता हूं बनवा के। हाँ, मैं ये बताने के लिए रुका था कि बैंक की जो परीक्षा मैंने दिल्ली जाके दी थी ना, जिसके लौटने के बाद मेरा जूता चोरी हो गया था, मतलब तुम्हारा जूता चोरी हो गया था, मैं उस परीक्षा में पास हो गया हूं। अब बस एक बाधा, साक्षात्कार है, इंटरव्यू। मैंने कहा था ना, जूता चोरी होने से शनिचर उतरता है और ये शुभ होता है। कहते हुए पवन भैया निकल गए। एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि जूता चाहे किसी का हो, शनिचर उसी का उतरता है जिसके पांव से जूते चोरी हुए हों। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी चरण पादुका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जूते की चमक को व्यक्तित्व की चमक समझने वाले झुन्नू उर्फ दिलीप अपना जूता चोरी होने के बाद नए जूते खरीदने की योजना बनाता है और पिताजी से पैसे मांगता है। इसको पिताजी फिजूल खर्ची समझ के मना कर देते हैं। पवन भैया उसको बताते हैं कि जिस परीक्षा के दरमियान जूता चोरी हुआ था, उसके रिटन एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया है और इससे झुन्नू को भी जूते चोरी होने पे शनिचर उतरने का यकीन हो जाता है। अब आगे। एक पुराना अखबार हाथ लगा जिसपे एक छोटी सी टिप दी गई थी कि जूता हमेशा शाम के वक्त खरीदें क्योंकि तब तक पांव मैक्सिमम फैल चुके होते हैं। ओके, डिसाइडेड, शाम को ही खरीदे जाएंगे। आजकल मैं अपने यार दोस्तों से मिलने पे शू रीडिंग करता हूं, मतलब उनके जूतों पे गौर करता हूं। जिनको जानता हूं उनके व्यक्तित्व से उनके जूते की कंपैटिबिलिटी पर रखता हूं और जिनको नहीं जानता उनके जूते से उनका व्यक्तित्व पर रखता हूं। शहर के चौराहे पे बनी चाय की दुकान पे भी बैठ के जूते पॉलिश करने वाले के पास आए लोगों और उनके जूतों को ऑब्जर्व करता रहता हूं। यूं 10-15 दिन की गहन रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकला कि जूतों के विभिन्न प्रकार हैं और हर प्रकार एक खास तबके के लोगों की पसंद है। जैसे मैनेजमेंट फील्ड वाले लंबी नोक के लेदर के जूते पहनते हैं। खुद को जवान समझने वाले चाहे कोई भी ड्रेस हो ताउम्र स्पोर्ट्स जूता पहनते हैं। बुजुर्गों की सुविधा के लिए बनाए गए बिना फीते के हाफ कट जूते आजकल तथाकथित खुद को कूल समझने वाले नौजवान पहनते हैं। कभी 2 लाइन भी नहीं लिखने के बावजूद जेब में महंगे फाउंटेन पेन रखने वाले कॉर्पोरेट टाइप के लोग, जो भले ही पैदल ना चलते हों, हमेशा फीते की 2 लाइन वाली बोरिंग सी डिजाइन के महंगे जूते पहनते हैं। खुद को क्रिएटिव समझने वाले लोग कोई भी एक अच्छा भला जूता खरीद के उसकी बिना कोई केयर किए हुए, बिना पॉलिश किए हुए पहनते हैं। और स्कूल के बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सो वो अपने स्कूल के दिए हुए जूते ही पहनते हैं। इतनी गहन रिसर्च के बाद मैं खुद को लेकर दिग्भ्रमित हो गया कि मुझको किस प्रकार के जूते पहनने चाहिए जो मेरे व्यक्तित्व से कंपैटिबल हो, मतलब मैं किस कैटेगरी में हूं। पवन भैया से सलाह लेनी चाहिए, ऐसा सोच के मैं उनके घर की ओर चला। पवन भैया के घर पहुंचा तो देखा भैया और भाभी खामोश बैठे हैं। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? जवाब में भैया भी धीरे से बोले, वो बैंकिंग की जिस परीक्षा के रिटन में रिजल्ट आया था ना, उसके इंटरव्यू में नहीं हुआ। एक बात और कंफर्म हो गई कि भले ही जूता आपके पांव से चोरी हुआ हो, लेकिन अगर जूता किसी और का है तो शनिचर कब्जियत में उतरता है, मतलब थोड़ा शनिचर बचा रह जाता है। भाभी चाय बना के ले आई थी। उनके पीछे पीछे परी भी अपने जूते चूं चूं करती हुई आ गई। मैंने चाय का कप थामते हुए पूछा, भाभी आप परी को हमेशा ये सीटी वाले जूते पहना के क्यों रखती हैं? जीपीएस जुन्नू जी, भाभी ने कहा। मतलब? मैंने दोबारा पूछा। मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और क्या।
मैं किचन या घर में काम करती रहती हूँ, ऐसे में लगातार परी पे नजर रखना मुश्किल होता है, लेकिन सीटी वाले जूते की वजह से उसके आसपास होने, उसकी मौजूदगी का पता चलता रहता है, सो निश्चिंतता रहती है। मेरा तो मानना है कि बड़ों के लिए भी ऐसे जूते होने चाहिए जो पतियों को पहनाए जा सके। भाभी के बदलते तेवर को देख के मैं बची हुई चाय गटक के कुर्सी से उठते हुए बोला, भैया शाम को तैयार रहिएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी चरण पादुका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जूते की चमक को व्यक्तित्व की चमक समझने वाले झुन्नू उर्फ दिलीप अपना जूता चोरी होने के बाद नए जूते खरीदने के लिए सभी यार दोस्त और अजनबियों के जूते देखते हुए रिसर्च करता है और रिसर्च के परिणाम से दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे में वो मदद के लिए पवन भैया के पास जाता है और शाम को पवन भैया के साथ नए जूते खरीदने की योजना तैयार होती है। अब आगे। मैं और पवन भैया शहर में खुले जूते के नए शोरूम चरण पादुका में थे। वातावरण कुछ अलग सा था। सुगंधित अगरबत्तियां, धोती कुर्ता पहने, माला टीका लगाए दुकानदार। दुकान के नाम का प्रभाव ताजा था, सो मैंने घुसते हुए कहा, मेरे नाम की चरण पादुका दिखाइए। मधुर चाल से मेरे पास आने के बाद दुकानदार मिश्री घुली वाणी में बोला, महाशय, आजकल चरण स्पर्श कोई नहीं करता। अब भगवान की पूजा के बाद और प्रसाद से पहले चरणामृत भी नहीं मिलती। एक जमाना था जब चरण होते थे, जिसके स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन जाती थी। तब चरण पादुकाएं होती थीं और पूजी भी जाती थीं। आजकल तो लात जूतों का जमाना है। मेरा मतलब है कि चरण के बजाय लात है, सो पादुकाओं के बजाय जूते हैं। मैंने तो बस उस संस्कृति को श्रद्धांजलि के स्वरूप दुकान का नाम चरण पादुका रखा है। मैं अवाक सा दुकानदार को निहार रहा था कि पवन भैया बोले, माफ कीजिए, चरण पादुका नहीं, स्पोर्ट्स जूता दिखाइए। अब की बार दुकानदार मुस्कुराया और उसी मिश्री घुली वाणी में बोला, महाशय, स्पोर्ट्स जूता नहीं, स्पोर्ट्स शू कहिए, और अगर हिंदी में कहना तो खेल जूता कह सकते हैं। अगले 20 मिनट तक एक भी जूता देखे बगैर हम दुकानदार के ज्ञान प्रवाह में बहते रहे। फिर मैंने कहा, कुछ ऐसा दिखाइए जिसको पहन के व्यक्तित्व में एक नया आयाम जुड़ जाए। दुकानदार कुछ देर आंखें बंद करके मौन रहा, फिर बोला, नंगे पांव सबसे पवित्र उपाय है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का देवताओं के करीब होने का एक कारण उनके नंगे पांव होना भी था। नंगे पांव इंसान को राह के कांटे कंकड़ चुभने का भय होता है, इसलिए उसके कदम सतर्क होते हैं, यथोचित होते हैं। कदाचित इसीलिए मंदिरों में भगवान के करीब जाने के लिए नंगे पांव की ही स्वीकृति है। मुझे मोक्ष प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने दुकानदार से कुछ जूते दिखाने का आग्रह किया। बहुत माथापच्ची और लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद एक सैंडल नुमा जूता फाइनल हो गया। सैंडल नुमा इसलिए क्योंकि सामने से तो बिल्कुल जूते की तरह बंद था, लेकिन पीछे से एड़ी की ओर सैंडल की तरह खुला था। हालांकि पूरा खुला नहीं था, हाफ कट था ताकि एड़ी फंस सके। जूते में कोई फीता नहीं था। इस जूते के चयन से मैं दुकानदार का शुक्रगुजार था। दुकानदार के अनुसार जूता आगे से पूरी तरह बंद है, ये इस बात को दर्शाता है कि मैं अपनी संस्कृति के प्रति प्रोटेक्टिव हूं। लेकिन फीता नहीं है, इसका मतलब मैं जिद्दी नहीं हूं। मेरा रुख लचीला है और जूते का पीछे से आधा खुला होना यह बताता है कि मैं लॉजिकली खुले विचारों का हूं। खुद के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट, रीडिफाइन करता हुआ ऐसा जूता पाके मुझे बहुत सुकून मिला। खुद के व्यक्तित्व का आईना, ये नए चमचमाते जूते पहन के आत्मविश्वास से लबरेज मैं अपने ट्यूशन स्टूडेंट की स्कूल डिबेट में तय समय पे पहुंच गया। लेकिन डिबेट शुरू होने में कुछ देरी थी, सो स्कूल के ही बगल में स्थित मंदिर में और आत्मविश्वास की गुजारिश के लिए चला गया। और आत्मविश्वास क्या मिलता, जो था वो भी होश के साथ गायब हो गया। जब मंदिर से निकला तो मेरे जूते गायब थे। डिबेट शुरू होने वाली थी। पेरेंट्स और टीचर्स डिबेटिंग हॉल में जमा हो रहे थे। जूते की वैकल्पिक व्यवस्था का कोई उपाय नहीं था, सो सकुचाते हुए नंगे पांव ही मैं हॉल की ओर बढ़ गया।
मुझे हॉल में मेरे नंगे पाँव को मुंह बनाते, चिढ़ाते, खुद पे ठिलाते तरह तरह के जूते ही दिख रहे थे और उन सब के बीच मेरा नंगा पाँव वाकई नंगा लग रहा था। खुद को मंच पे बुलाए जाने को 2 बार अनसुना कर दिया मैंने, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स आके मुझको बुला के ले ही गए। किसी तरह नंगे पाँव होने के सदमे से निकलते हुए मैंने बोलना शुरू किया। मेरे प्रस्तुत विचारों को सेकंड प्राइज मिलने से मैं ताज्जुब में था। अरे वहां जूते तो क्या, किसी ने मेरे पहनावे तक को तवज्जो नहीं दी। आज एक बात और कंफर्म हो गई कि व्यक्तित्व की चमक किसी जूते की चमक से नहीं, बल्कि आपके विचारों, आपके व्यवहार से रोशन होती है। प्राइज लेने जाते वक्त नंगे पांव होने के बावजूद अब की न तो कोई शर्म थी, न कोई सकुचाहट। बस इतनी सी थी ये कहानी।